दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोंजर एकेडमी में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वातावरण। लेसन 2 में वंशानुक्रम तथा वातावरण। लेसन 1 आप लोगों को हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज हमारा लेसन 2 है। तो चलिए वंशानुक्रम के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को बताते चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट कराएंगे। बाकी आप लोग ऐसे ही मौखिक रूप से सुन लीजिएगा। तो वंशानुक्रम का जो समानता और विभिन्नता की उपस्थिति का जो आभास पहले हुआ था, वो ग्रीस देश के दार्शनिक जो थे पाइथागोरस और अरस्तु, उन्हीं के विचारों के द्वारा इसका आभास हुआ कि वंशानुक्रम भी है। जैसे कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में आ जाना, तो वही चीज़ को वंशानुक्रम दिया गया है। फिर 1865 में यूरोप के जो ऑस्ट्रिया देश का ब्रून एक शहर था, ऑस्ट्रिया देश में एक ब्रून शहर था, उसी के जो पादरी थे ग्रेगर जान मेंडल, उन्होंने पहले आनुवंशिकी की नींव डाली थी। आनुवंशिकी की नींव डाली तो थी ग्रेगर जान मेंडल ने, लेकिन उसको मान्यता नहीं दिया गया था। तो उनकी एक 1866 में एक बुक छपी थी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। तो उसमें उसके बाद इसको कुछ वैज्ञानिकों ने पढ़ा, उसके बाद इनकी बुक को मान्यता दी गई। तब जाके इनको ग्रेगर जान मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक भी कहा जाता है। जब इनके बुक को मान्यता मिली तो इनको वंशानुगत नियम का जनक कहा जाने लगा, ग्रेगर जान मेंडल। कैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगर जान मेंडल को क्या कहा जाता है, वंशानुगत नियम का जनक है, या वंशानुगत की नींव किसने डाली, तो ग्रेगर जान मेंडल ने। तो इसको हम नोट करा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को कि ग्रेगर जान मेंडल ने वंशानुक्रम की नींव डाली थी। इसलिए इन्हें वंशानुक्रम या आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इसको वंशानुक्रम या आनुवंशिकता भी कहते हैं। तो आनुवंशिकता जो है वो उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि आनुवंशिकता से हमारा तात्पर्य है शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो कि माता पिता के बच्चों से जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है, तो उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। थोड़ा सा आनुवंशिकता इसके बारे में नोट कर लीजिए। जो नोट कराने लायक है वो नोट करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बता दिया जाता है वो दिमाग में सेट हो जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो नोट करानी पड़ती है, तो वही चीज़ हम कर दे रहे हैं। तो इससे तात्पर्य हमारा ये है कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है। शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। ये हो गया आनुवंशिकता।
या वंशानुक्रम। अब सेकेंड क्या था, वातावरण। तो वातावरण के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। वातावरण, तो वातावरण जो है इसके लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग अब किया जाता है। वातावरण शब्द के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्यावरण शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वातावरण या इसको कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात चारों ओर से ढका हुआ जो होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वातावरण या पर्यावरण को हम कहते हैं कि उन सभी उत्तेजनाओं से होता है, जैसे गर्भ से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को जो घटना घटी रहती है या उसको मानसिक जो भी उसे कष्ट हुआ रहता है वो सभी वातावरण के अंतर्गत ही माना जाता है। लेकिन मेन रूप से यही है कि वातावरण पर्यावरण है जो चारों ओर से ढका हुआ आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। और व्यक्ति का जो व्यवहार भी है, ये तो वंशानुक्रम मतलब वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के बारे में, वातावरण के बारे में हम लोग जान लिए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ये है कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से ही का परिणाम होता है। जो उसका प्रत्येक व्यवहार होता है, मतलब वो जो हर टाइम कोई भी एक्टिविटी करता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण होता है। उससे आदमी का, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष नहीं, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। आनुवंशिकता से भी यही होता है। और मानव का विकास जो होता है वो अनेक कारकों से होता है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। जैसे प्राणी के विकास और व्यवहार का जब अध्ययन हुआ तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो कारकों पर जोर दिया था। जब मानव का विकास हुआ तो कई मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया था, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम जो होता है यह जन्मजात और प्रकृति जन्य होता है। मतलब वंशानुक्रम जो होती है जन्मजात होती है और प्रकृति से रिलेटेड होती है। और वातावरण जो होता है वो अर्जित किया जाता है और पोषण पर आधारित होता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण से तो ये पॉइंट भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि वंशानुक्रम जन्मजात वो प्रकृति जन्य होता है। और वातावरण अर्जित वो पोषण आधारित होता है। देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आप लोग को नोट करा रहे हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि इसको ऐसा किसी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ऐसे ये भी प्रश्न आ सकता है वंशानुक्रम की नींव किसने डाली, या जनक वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। या आनुवंशिकता का मानसिक शारीरिक से है कि मानसिक गुणों के संचरण से है। और बच्चों में जीन्स किसके माध्यम से प्रवेश करता है, माता पिता से। वातावरण पर्यावरण के अर्थ है परिधन आवरण। वंशानुक्रम जन्मजात होता है कि प्रकृति जन्य होता है। मतलब जो प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट नोट करा रहे हैं, बाकी आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि कुछ नोट कर लेते हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक है, वुडवर्थ हैं, तो उन्होंने क्या वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है, तो चलिए आगे नोट कराते हुए चल रहे हैं। नोट में आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए कि वंशानुक्रम बीज जो होता है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण पे वो उसका विकास निश्चित होता है। अगर हम कोई बीजारोपण करते हैं तो उसमें वृक्ष होने की भी संभावना रहती है, नहीं भी रहती है, लेकिन ये वातावरण पर उसका विकास निर्भर करता है कि अगर वातावरण और आनुवंशिकता दोनों में से किसी एक का अभाव हो तो वृक्ष का विकास नहीं हो पाता है।
अगर कोई भी बीजारोपण कर दीजिए और उसमें अगर वातावरण सही ना हो, अगर उसका वंशानुक्रम सही हो और वातावरण ना सही हो, तो उसके अभाव में वो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित विकास नहीं हो पाता है। तो दोनों का रहना जरूरी, वंशानुक्रम और वातावरण के द्वारा ही बीज हो, व्यक्ति, किसी का भी विकास दोनों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा ही विकसित होता है। तो एक BN झा के शब्दों में आप लोग नोट में नोट कर लीजिए कि BN झा के शब्दों और वंशानुक्रम जो होता है वो अमूर्त, वंशानुक्रम जो होता है वो अमूर्त होता है, वो मूर्त रूप से दिखाएं। अमूर्त का मतलब वो दिखाई नहीं देता। वंशानुक्रम अमूर्त होता है। वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियम है, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वंशानुक्रम तो पहला है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, बस ये पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। इसमें पूछ देता है कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है, तो कोई भी नियम इसमें से पूछ सकता है, जो भी नोट करा रहे हैं आप लोग, बस पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए इसको। समानता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मात्र व पितृपक्ष का नियम, मात्र व पितृपक्ष का नियम, संयोग का नियम। तो ये हो गया आप लोगों को वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियम। 1 2 3 4 5 और 6। अर्जित गुणों के संक्रमण का, जो इसका मतलब कि जो गुण अर्जित किए जाते हैं उसका संक्रमण होता है तो बच्चों में आता है। समानता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम। तो ये बस पॉइंट वाइज है, इसके बारे में कुछ आप लोगों को उससे कोई रिलेटेड नहीं है, बस ये वंशानुक्रम के कुछ नियम पूछ सकते हैं, प्रश्न में आ सकता है, तो बस ये इतना आप लोग जानिए। और वंशानुक्रम से संबंधित एक लैमार्क वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ कहा है, उनके बारे में विशेष रूप से सुन लीजिए कि लैमार्क ने कहा है कि जिराफ की पशु गर्दन जो थी, जिराफ पशु की जो गर्दन थी पहले जो घोड़े थे उनके समान थी, छोटी गर्दन थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वो लंबी हो गई। जैसे कि वो पहले पत्तियां खाते थे तो अपनी गर्दन ऊपर करके पेड़ों से पत्तियां तो खाते थे, तो जैसे जैसे वो अपना गर्दन ऊंचा उठाते थे तो उनकी गर्दन का लंबाई बढ़ती चली गई, धीरे धीरे अगली पीढ़ी में कुछ ज़्यादा बढ़ी, उसके अगली पीढ़ी में कुछ ज़्यादा, ऐसे ऐसे जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई।
तो उनका जो गुण था वो अगली पीढ़ी में संक्रमित फिर होने लगा। ये नहीं है कि एक जिराफ ने की गर्दन बड़ी हुई तो दूसरे जिराफ की गर्दन छोटी हुई। हर जिराफ की गर्दन सेम बड़ी मतलब उनकी गर्दन बढ़ती चली गई, तो उनका अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। जैसे ये था कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो वो जो उनका गुण था गर्दन लंबी वाले, वो हर पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और नोट कर लीजिए आप लोग। वंश सूत्र, तो वंश सूत्र इसे गुणसूत्र भी कहते हैं, इसे गुणसूत्र भी कहते हैं। तो मानव जाति में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी। मानव जाति में वंश सूत्र की कुल संख्या 46 या फिर इसे 23 जोड़ी भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी होती है, तो 23 जोड़ी, यह संख्या तो 46। तो ये दो होते हैं, यक्ष और वाई। तो यक्ष वंशसूत्र जो होते हैं, यक्ष और वाई दो गुणसूत्र होते हैं या वंशसूत्र। यक्ष वंशसूत्र जो होते हैं वो लंबे छड़ी नुमा होते हैं, और वाई वंशसूत्र छोटे वो गोल होते हैं। माता जो होती है, माता के अंडाशय में केवल यक्ष गुणसूत्र होते हैं। माता के अंडाशय में केवल यक्ष गुणसूत्र होते हैं। जबकि पिता के शुक्राणुओं में यक्ष और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हो गया वंश सूत्र। और इसमें थोड़ा सा आप लोग आगे जान लीजिए, जब यक्ष यक्ष लिंग वंशसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है, और जब वाई वाई का होता है तो लड़का होता है। यक्ष यक्ष का संयोजन होता है तो लड़का, और यक्ष वाई का जब होता है तो यक्ष वाई का जब संयोजन होता है तो संतान जो होता है वो लड़का होता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि शिक्षा जगत में जो वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि शिक्षा जगत में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आगे हम लोग शिक्षा जगत में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो आधुनिक शिक्षा जगत तो उसमें बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, लेकिन बालक के विकास को प्रभावित करने के दोनों कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है और बालक के विकास को प्रभावित करने के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को ही अति महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक शिक्षा जगत में दोनों ही तत्वों को अति महत्वपूर्ण माना गया है। एक होता है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स में जो होती है एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन भी कहा जाता है। इन्हीं जीन्स के द्वारा ही माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। क्रोमोजोम्स अर्थात जीन, उन्हें जीन कहा जाता है और इस जीन के कारण ही माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो क्रोमोजोम्स ये नोट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रोमोजोम्स अर्थात जीन के द्वारा ही माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। जीन्स जो होते हैं उनके दो जैविक अणु होते हैं। जीन के दो जैविक अणु होते हैं। फर्स्ट होता है डीएनए, सेकंड होता है आरएनए। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलिए। जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो पूछ दिया कहाँ के निवासी थे। आपको हम बता चुके हैं कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? तो उद्यान मटर पे की थी। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? वाई गुणसूत्र हल्का होने के कारण। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि लड़कियों की तुलना में
लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा और विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? ये आपको हम बता दिए हैं कि लैमार्क थे, जिन्होंने बताया था कि किसी चीज़ का विकास हर पीढ़ी में बढ़ता ही चला जाता है, जैसे जिराफ पे उन्होंने किया था। फिर वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन है? ये भी आपको पॉइंट नोट करा चुके हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है, ये किसका मत है? तो ये भी आपको बता चुके हैं, ये वुडवर्थ का है। और आगे है कि ये भी पॉइंट वाइज करके नोट कर लीजिएगा कि वर्णांधता और हीमोफीलिया लिंग जो होता है वो संलग्न रोग होता है, जो वंशानुगत रोग के ही माने जाते हैं। वर्णांधता एवं ये इससे वंशानुगत से रिलेटेड है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें के बारे में बता दे रहे हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया जो होता है वो लिंग संलग्न रोग होता है। जिसे वंशानुगत रोग माना जाता है। आगे थर्ड पॉइंट है कि वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं वो लाल व हरा भेद नहीं कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसे हम लोग प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म। डेल्टोनिज्म इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले कौन किया था? तो ये हॉर्नर ने 1876 में किया था। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो कभी भी कलाकार, डिजाइनर, रेल, जहाज, कार आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो लाल व हरा किसी रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो वो ऐसा कुछ बन नहीं सकता है। और ये भी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्णांधता का जो वर्णन है सबसे पहले हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हॉर्नर ने 1876 में किया था। 1876 में किया। तो ये हो गया आप लोगों का वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में, जो इम्पोर्टेंट था आप लोग बता दिए। और इसमें हम वर्णांधता के अलावा हीमोफीलिया रोग बताए थे, तो इसके बारे में हम ऐसे ही मौखिक रूप से आपको बता दे रहे हैं कि हीमोफीलिया जो होता है ये भी एक लिंग संलग्न रोग होता है। लेकिन नोट कराएं कि वर्णांधता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग होता है, ये वंशानुक्रम से ही होता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति है जिसे चोट पर 2 से कुछ मिनट जो होता है रुधिर का थक्का जम जाता है। अगर चोट कोई लग जाती है तो रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे रुधिर का बहना आगे बंद हो जाता है। तो इसे हीमोफीलिया के प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं, जिसको हीमोफीलिया रहता है। जैसे कि कोई भी किसी सामान्य व्यक्ति को चोट लगी और वो कुछ देर तक ब्लड आया, फिर ब्लड आना बंद हो गया, क्योंकि वो जब जम जाता है वहाँ पे ब्लड, तो ब्लड का आना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं उनके कुछ में प्रोटीन की कुछ कमी रहती है,
जिससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और वो बराबर बहता रहता है। इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। जब रुधिर रुकता नहीं है तो उसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। अगर इसमें हीमोफीलिया रोग का जल्दी से उपचार नहीं होता है तो इसमें रोगी मर भी जाता है। हीमोफीलिया में जब किसी व्यक्ति हीमोफीलिया रोगी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ब्लड बंद नहीं होता, वो ब्लड चलता ही रहता है। अगर तुरंत उपचार नहीं होता है तो इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोग का विश्लेषण वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले होर्नर ने किया था और हीमोफीलिया का वर्णन सबसे पहले हेल्डन ने किया था। हीमोफीलिया का वर्णन सबसे पहले हेल्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो ये हो गया आप लोग का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में कुछ जान। इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन नोट करा देते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वंशानुक्रम माता पिता से जो प्राप्त होते हैं उनका वंशानुक्रम जो संतान से प्राप्त होने वाले का नाम है